हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की साइकोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ। अब इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में, जो टीचिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वहीं देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला इसमें है कि मनोविज्ञान जांच के लक्ष्य। मनोविज्ञान के जांच के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं। मनोविज्ञान का जांच का पहला लक्ष्य है वर्णन, यानी वर्णन करना। दूसरा है पूर्व कथन, यानी उसके बारे में पूर्व कथन देना। वर्णन करना और पूर्व कथन मिला के बनता है व्याख्या करना। ठीक है, उसके बारे में पूर्ण रूप से जो व्याख्या बनती है वो करना, जिसमें थ्योरी, मेथड जो भी है सभी आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में व्यवहार पर नियंत्रण, ये भी एक मनोविज्ञान जांच का लक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है मनोविज्ञान जांच के द्वारा, उसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है, ये एक मनोविज्ञान जांच का लक्ष्य है। इसके बाद में एक विधि दी गई है इसमें, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि क्या है कि वैज्ञानिक विधि में किसी घटना विशेष का वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और परीक्षणीय तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। यानी वैज्ञानिक विधि की ये विशेषताएं हैं कि वो वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है और परीक्षण भी किया जा सकता है उस अध्ययन का, उस तथ्य का। तो ये वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। इसके चरण क्या क्या हैं, चरण देखते हैं हम, इसके क्या क्या चरण हैं। इसके 4 चरण हैं। सबसे पहला चरण है समस्या का संप्रत्ययन, यानी कॉन्सेप्ट क्या है समस्या का, समस्या क्या है, मुख्य रूप से ये है समस्या का संप्रत्ययन, पहला चरण है। दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण है प्रदत्त संग्रह। प्रदत्त बोलते हैं डाटा को, यानी डाटा कलेक्शन, जो भी समस्या है उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना, प्रदत्त संग्रह। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है निष्कर्ष निकालना। जो डाटा हमने संग्रह किया है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो यह है तीसरा चरण। इसके बाद में चौथा चरण आता है शोध निष्कर्षों एवं सिद्धांतों का पुनर्रक्षीकरण, यानी सिद्धांत अप्लाई करेंगे हम और उनका पुनर्रक्षीकरण करेंगे, यानी पुनः परीक्षण करेंगे एक तरीके से कि ये सही है या नहीं। तो ये इसके 4 चरण हैं। संप्रत्यय, समस्या क्या है, उसके बाद में डाटा संग्रह, डाटा कलेक्शन, इसके बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है, इसके बाद में शोध निष्कर्ष जो आता है, और सिद्धांत का पुनर्रक्षीकरण। ठीक है, ये 4 इसके चरण हैं वैज्ञानिक विधि के। इसके बाद में डाटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो प्रदत्त बोल रहे हैं हम, हिंदी में प्रदत्त बोलते हैं, इंग्लिश में डाटा। अब इसके क्या प्रकार हैं, इसके काफ़ी प्रकार होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपके जो प्रकार दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला है जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, डाटा को सूचना भी बोलते हैं। व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, जनाकीय सूचनाएं, यानी ठीक है, जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं इनको व्यक्तिगत सूचनाएं भी बोलते हैं। तो व्यक्तिगत सूचनाएं क्या है, जैसे नाम हो गया, आयु, ठीक है, लिंग, जन्म क्रम, यानी कौन से क्रम में इसका जन्म हुआ है, 5वें नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है। ठीक है, सहोदरों की संख्या, यानी भाई बहनों की संख्या। ठीक है, शिक्षा कैसी है, व्यवसाय, इससे रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो होती है व्यक्तिगत सूचनाएं। ठीक है, अगला डाटा कौन सा है, भौतिक सूचनाओं का। ठीक है, भौतिक सूचनाएं, तो भौतिक सूचनाएं कैसी होती है, जैसे वो इलाका कौन से इलाके में रहता है, वन इलाका है, पहाड़ी है, रेगिस्तान है, आर्थिक दशा कैसी है, आवास की दशा कैसी है, घर कैसा है उसका, ठीक है, कमरों का आकार कैसा है, आस पड़ोस कैसे हैं, विद्यालय कैसा है। तो ये सब क्या आ जाते हैं, यातायात के साधन के साथ में ये क्या आ जाते हैं, भौतिक सूचनाएं आ जाती है। इसके बाद में आता है दैहिक सूचनाएं, दैहिक डाटा। ठीक है, दैहिक डाटा कौन सा होता है, लंबाई, वजन, हृदय गति, बीपी, ठीक है, रक्तचाप। तो ये सब क्या है, दैहिक प्रदत्त है डाटा बोलते हैं इसको, शरीर से संबंधित। ठीक है, 4 नंबर पे आ जाता है मनोवैज्ञानिक सूचना। मनोवैज्ञानिक सूचना यानी उसकी बुद्धि कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, रुचि किस में है, मूल्य, नैतिक मूल्य कैसे हैं, सृजनशीलता कैसी है उसमें, समय किस प्रकार है, व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा, इन सभी के बारे में जो जानकारी है वो मनोवैज्ञानिक सूचना है। इसके बाद में हम जो मुख्य रूप से इस चैप्टर में फोकस है वो है इसकी महत्वपूर्ण विधियाँ। मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं उन पे फोकस रहेगा। पहली विधि है प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि, हिंदी में अवलोकन भी बोल देते हैं ऑब्जर्वेशन को, प्रेक्षण विधि। दूसरी विधि जो हम करेंगे वो होगी प्रायोगिक विधि।
ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तीसरी है सहसंबंधात्मक अनुसंधान, सहसंबंधात्मक विधि, ठीक है। चौथी है सर्वेक्षण अनुसंधान। पांचवी है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जो भी बुद्धि से संबंधित या सृजनशीलता से संबंधित होते हैं, सृजनशीलता से संबंधित, तो ये सब मनोवैज्ञानिक परीक्षण आ गए। इसके बाद में आता है व्यक्तिगत अध्ययन, इसके बारे में बताएं। जो इन विधियों के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ वहीं करेंगे जो एनसीईआरटी में है, ठीक है, इसके अलावा बाहर की कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। पहली आती है प्रेक्षण विधि। अब प्रेक्षण विधि के ये आप चरण कर लो या इसकी विशेषताएं कर लो। एनसीईआरटी में इसे विशेषता नाम दिया गया है कि ये विशेषताएं हैं। पहली, ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण विधि में हम चयन करते हैं कि किस चीज़ का प्रेक्षण करना है। इसके बाद में रिकॉर्ड रखा जाता है, अभिलेखन को बोलते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, अभिलेखन को रिकॉर्ड बोलते हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बाद में जो रिकॉर्ड है उसका प्रदत्त विश्लेषण प्रदत्त विश्लेषण को बोलते हैं डाटा एनालाइज करना, यानी उसका विश्लेषण किया जाता है। जो रिकॉर्ड हमने डाटा लिखा है उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये इसकी तीन हैं वो विशेषताएं हैं प्रेक्षण विधि के। इसके बाद में प्रेक्षण विधि की प्रकार की बात करते हैं। तो प्रेक्षण विधि में सबसे पहले प्रकार आता है कि प्रकृतिवादी और नियंत्रण प्रेक्षण। यानी एक तो नियंत्रित प्रेक्षण है, यानी हम किसी लैब में कर रहे हैं या लैब के अंदर स्टूडेंट को कहा गया कि आप ये एक्सपेरिमेंट करो, तो हम टीचर क्या कर रहा है, उसको अवलोकन कर रहा है, उसका देख रहा है उसको कि हाँ वो कैसे कर रहा है, तो वो हो गया नियंत्रित प्रेक्षण। नियंत्रित है वो एक कंडीशन, ठीक है। इसके बाद में अगर स्टूडेंट बाहर मान लो खेल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि हाँ टीचर देख रहा है, लेकिन वो प्रकृति अपने नेचुरल तरीके से खेल रहा है, तो टीचर जब उसको प्रेक्षण करेगा, उसका प्रेक्षण करेगा, अवलोकन करेगा, तो वो बोलते हैं प्रकृतिवादी प्रेक्षण, ठीक है। इसके बाद में प्रेक्षण आता है असहभागी और सहभागी। सहभागी प्रेक्षण के अंदर हम क्या करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट का प्रेक्षण करना है उसको हम बता देंगे कि हम आपका ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, अवलोकन कर रहे हैं, तो वो हो गया सहभागी, उसको बता के करना। और अगर उसको बिना बताए उसको नेचुरल प्रकृतिवादी वाला आ गया तो वो हो गया असहभागी प्रेक्षण, ठीक है। इसके बाद में विधि आती है प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि क्या है कि प्रयोग में प्राय एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्त्यों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब परिवर्त्यों को एक बार छोड़ो कि परिवर्त्य घटना को ही बोलते हैं, ठीक है। तो दो घटनाएं, उनके मध्य कार्य और कारण का संबंध स्थापित करने के लिए हम प्रायोगिक विधि का उपयोग करते हैं। मान लो कि आप एक छत पे खड़े हो और आपने नीचे एक कंकर गिराया, तो नीचे कंकर जाके गिरा, आपने हाथ से कंकर छोड़ा और नीचे जाके गिरा, ये है एक घटना। दूसरी घटना है गुरुत्वाकर्षण की घटना, ठीक है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है वस्तुओं को, तो ये गुरुत्वाकर्षण। इन दोनों के मध्य जो संबंध है कार्य कारण का, कारण है गुरुत्वाकर्षण और कंकर गिराना एक कार्य है, दोनों घटनाओं का बीच में जो संबंध है ये प्रायोगिक विधि के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। प्रायोगिक विधि ये है। अब परिवर्त्य के बारे में जान लेते हैं कि परिवर्त्य क्या है। परिवर्त्य बोलते हैं वेरिएबल को, ये वेरिएबल को बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या है कि जो उद्दीपक या जो घटना बदलती रहती है, समय के साथ बदलती रहती है, उसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, जिनका मान भिन्न भिन्न होता है, तो ये है परिवर्त्य। अब बात करते हैं कि प्रायोगिक विधि के अंदर एक आता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि मान लो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है हमें, ठीक है। अगर प्रयोगशाला करें कि मान लो कि हमें रेलगाड़ी को स्पीड चेक करनी है, ये एक प्रयोग करना है कि उसकी स्पीड कितनी है, तो हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे पटरियाँ होगी, वहाँ जहाँ पे रेलगाड़ी होगी, तो ये हो गया फील्ड एक्सपेरिमेंट, बाहर जाके एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, क्योंकि ये प्रयोगशाला में कर पाना संभव नहीं है, तो इसको बोलते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट है क्वासी एक्सपेरिमेंट। ये क्वासी वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रयोगकल्प। अब ये क्या होता है कि ऐसा प्रयोग जिसको फिर से नहीं किया जा सकता, जो हो चुका है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जो हो चुका है उसको हम नहीं कर सकते। जैसे भूकंप, मान लो कि भूकंप के कारण हम टीचर एक प्रयोग कर रहा है कि भूकंप के कारण जो घटना हुई है, भूकंप की घटना हुई है, उसके कारण जो क्षति हुई है, जिन लोगों की क्षति हुई है, तो
ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसके लिए टीचर भूकंप की घटना करके नहीं दिखा सकता, प्रयोग नहीं कर सकता भूकंप का। तो वो जो घटना हुई है तो उसमें जो प्रभावित लोग हैं उनके ऊपर उनका अवलोकन करेगा वो। तो ये हो गया प्रयोगकल्प। जो घटना हो चुकी है तो उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट, जो हो चुकी है उस घटना के ऊपर। ठीक है। इसके बाद में एक आता है सहसंबंधात्मक अनुसंधान। पहली बात तो आपको ऐसे सुनने में लगेगा कि ये जैसे प्रयोगात्मक विधि थी कार्य कारण संबंध वाला, वैसा ही लगेगा, लेकिन ये अलग अलग है, ये भिन्न है। कैसे? क्योंकि इसमें दो घटनाएं हैं, दो परिवर्त्य हैं, दो घटनाओं के मध्य संबंध का निर्धारण किया जाता है। उनमें कारण ना हो, चाहे वो एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करते हो, लेकिन उनमें संबंध क्या है उसको निर्धारण किया जाता है। वो होती है सहसंबंधात्मक अनुसंधान। मान लो कि आपका भाई पढ़ रहा है और आप खेल रहे हो, कोई कार्य और कारण का संबंध नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में फिर भी क्या संबंध है, उस अनुसंधान को बोलते हैं सहसंबंधात्मक अनुसंधान। ठीक है, ये प्रयोगात्मक विधि से अलग है। तो एक इसमें टर्म आती है सहसंबंधात्मक गुणांक। अब ये क्या होता है? ये होता है कि दो परिवर्तनों यानी दो घटनाओं में संबंध, शक्ति व दिशा एक गणितीय लब्धांक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे सहसंबंधात्मक गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका विस्तार +1, 0 और -1 तक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सहसंबंधात्मक गुणांक हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक यानी +1 वाला, ऋणात्मक -1 वाला और शून्य 0। ठीक है, तो जो धनात्मक सहसंबंधात्मक है वो क्या है कि जब विद्यार्थी अध्ययन करते हैं तो उनकी अंक है, उपलब्धि अंक है, लब्धांक है, उनमें भी वृद्धि होती है। यानी कोई भी चीज़, घटना, कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो वो क्या हो गया, एक धनात्मक सहसंबंध हो गया। अगर कोई चीज़ घट रही है उसके साथ दूसरी भी घट रही है, वो भी क्या हो गया, धनात्मक सहसंबंध, यानी दोनों साथ साथ हो रही है। इसके बाद में दूसरा आता है ऋणात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि कोई भी घटना हो रही है, ठीक है, उसके कारण दूसरी घटना प्रभावित हो रही है, वो उल्टी हो रही है। यानी अध्ययन में अगर विद्यार्थी अध्ययन समय में वृद्धि करेगा तो जो उसके खेलने की गतिविधियां हैं, जो अन्य गतिविधियां हैं, उनको समय कम मिलेगा। तो ये हो गया ऋणात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन। यानी एक का इफेक्ट है दूसरे पे पड़ रहा है और वो नेगेटिव पड़ रहा है इफेक्ट। ठीक है, अगर दोनों साथ के साथ पॉजिटिव पड़ता तो वो धनात्मक सहसंबंध होता। तीसरा आ गया शून्य सहसंबंध। शून्य सहसंबंध यानी कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, दो घटनाएं हैं वो एक दूसरे पे, कोई सहसंबंध नहीं है उनमें। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी घटनाएं हो उनके बीच में जीरो कोरिलेशन हो। ठीक है, क्योंकि ऐसी घटना का मिलना कठिन है, शायद ही कोई घटना हो जो जिनमें जीरो कोरिलेशन हो, कोई ना कोई इनडायरेक्ट कोरिलेशन मिल ही जाता है। ठीक है, तो लेकिन जिनमें जो सहसंबंध गुणांक का मान है वो 0.2 से -0.2 से +0.3 तक मिल जाए, वो शून्य सहसंबंध कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है सर्वेक्षण अनुसंधान। अब सर्वेक्षण अनुसंधान क्या है? सर्वेक्षण का मतलब सर्वे करना। ठीक है, सर्वेक्षण अनुसंधान सूचना एकत्रित करने के लिए विविध प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते हैं, यानी सूचना एकत्रित करनी है हमें सर्वे के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए अनेक तकनीकें हैं। पहली आ गई व्यक्तिगत साक्षात्कार। ठीक है, तो ये आप जानते ही होंगे कि यह क्या है व्यक्तिगत साक्षात्कार। इसमें दो प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, एक तो होता है मानकीकृत और दूसरा होता है अमानकीकृत। अलग अलग नाम है, संरचित, असंरचित। संरचित को बोलते हैं मानकीकृत और असंरचित को बोलते हैं अमानकीकृत। ठीक है, इसके बाद में आता है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, साक्षात्कार में साक्षात्कार लिया जाता है। प्रश्नावली विधि में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो मुक्त और एक अमुक्त। मुक्त के अंदर कोई भी जवाब दे सकता है, अमुक्त के अंदर जैसे हाँ या ना वाले, सत्य असत्य वाले, ऐसे आ गए। ठीक है, दूरभाष सर्वेक्षण। दूरभाष यानी टेलीफोन के द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है कि उससे बात कर रहे हैं, साथ में हम डाटा एकत्रित कर रहे हैं, सूचना एकत्रित कर रहे हैं, सर्वेक्षण, सर्वे हो रहा है साथ में। नियंत्रित यानी किसी कंडीशन नियंत्रित, किसी कमरे में या किसी भी तरीके जो नियंत्रित दशाएं होती हैं उनमें जो सर्वेक्षण किया जाता है, प्रेक्षण किया जाता है, वो क्या हो गया, नियंत्रित प्रेक्षण। ठीक है, इसके बाद में आती है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौन सी है?
जो बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य, शैक्षिक उपलब्धि आदि से संबंधित जो मूल्यांकन किया जाता है, जो परीक्षण होते हैं वो होते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो तकनीकी रूप से मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानकीकृत होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं। हाँ, कि तकनीकी रूप से जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो मानकीकृत और वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ मतलब जानते ही आप मानकीकृत क्या है और वस्तुनिष्ठ क्या है, एक ही जिसका उत्तर वो वस्तुनिष्ठ है। अब मानकीकृत होने की कंडीशन क्या क्या है? मानकीकृत होने की कंडीशन क्या है? पहली है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, दूसरी है वैधता और तीसरी है मानक। ठीक है, तो विश्वसनीयता क्या है? विश्वसनीयता जो विश्वसनीयता है कि विश्वसनीयता का संबंध दो भिन्न अवसरों का एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांश की संगति से, यानी दो विभिन्न अवसरों में किसी व्यक्ति का परीक्षण लिया जाए दो अलग अलग अवसरों पर, तो उनके जो अंक मिले उन्हें वो बिल्कुल सेम मिले, तो वो परीक्षण क्या होगा? विश्वसनीय होगा। वैधता, वैधता का मतलब है कि जिस चीज़ का मापन करना है हमें, परीक्षण से जिस चीज़ का मापन कर रहा है, क्या वो उस चीज़ का मापन कर रहा है? यानी हम बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं तो क्या वो बुद्धि का मापन कर रहा है? तो वो वैध होगा। ठीक है, मानक, मानक क्या होंगे कि हमें मानक डिसाइड करने हैं किसी परीक्षण के लिए कि हम क्या क्या मानक लेके चलेंगे, तो मानक है वही प्रमाणित करेगा कि ये मानकीकृत है या नहीं है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है मानकीकृत होने की मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, अब परीक्षण के प्रकार, परीक्षण के प्रकार में भाषा के आधार पे तीन प्रकार के हैं, एक तो वाचिक और एक अवाचिक। मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एनसीईआरटी में तीन प्रकार दिया है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड यानी निष्पादन, जिनमें एक्टिविटी करवा के परीक्षण किया जाता है। ठीक है, दूसरा है परीक्षण देने की रीति के आधार पर। तो परीक्षण देने की रीति के आधार पे दो प्रकार के हैं, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। ठीक है, तीसरा एक परीक्षण गति और पावर यानी शक्ति का भी परीक्षण किया जाता है। गति यानी गति, कोई भी परीक्षण दे दिया जाता है और उसमें समय सीमा निर्धारित होती है, तो वो गति परीक्षण हो गया। ठीक है, शक्ति परीक्षण में क्या हो गया कि आपको कोई टास्क दिया जाता है, उसको कंप्लीट करना होता है, कोई भी पजल को कंप्लीट करना होता है, समय चाहे कुछ भी लग जाए, तो उसमें आपकी शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है पर्याप्त समय देकर। तो ये सब हो गए परीक्षण के प्रकार जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके बाद में जो मनोवैज्ञानिक जो जांच कर रहे हैं उनकी सीमाएं क्या क्या है? पहली सीमा है कि इसमें वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि शून्य बिंदु कहाँ है। मान लो कि हमें किसी चीज़ का लंबाई नापनी है, तो हमें पता है 0 से लेके अगर वो 3 मीटर तक आती है तो उसकी लंबाई हो गई 3 मीटर। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक जांच है, मापन विधियाँ हैं, उनमें कहीं शून्य है ही नहीं। ठीक है, तो ये शून्य बिंदु का अभाव है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपकरण का सापेक्ष स्वरूप, यानी जो भी हम विधि ला रहे हैं, जो भी उपकरण है, वो किसी न किसी के सापेक्ष है, निरपेक्ष है ही नहीं। 0 नहीं है तो वो किसी न किसी से तुलना करेगा, अगर कोई बुरा है तो वो अच्छे से तुलना करेगा, यानी सापेक्ष है मनोवैज्ञानिक जो उपकरण है वो। बुद्धि अगर किसी में कम है तो वो ज़्यादा से तुलना करेगा, ये नॉर्मल है और इससे कम हुआ तो कम है बुद्धि, तो ये सापेक्ष स्वरूप है। तीसरा है गुणात्मक पद्धतों की आत्मप्रक व्याख्या। तो ये क्या है? यानी जो गुणात्मक है, बुद्धि आ गई, सृजनशीलता आ गई, तो ये जैसे सृजनशीलता का मापन के लिए कोई टेस्ट लिया गया तो उसकी व्याख्या वही टेस्ट करेगा, ऐसे नहीं है कि बुद्धि वाला कर देगा। ठीक है, तो सिर्फ वही जो टेस्ट ले रहा है वही आत्मप्रक व्याख्या, वही व्याख्या कर पाएगा इसकी। तो ये इसके 3 सीमाएं हैं, जो मनोवैज्ञानिक विधियों की जो जांच की सीमाएं हैं वो ये 3 सीमाएं हैं। ठीक है, और यहाँ तक जो हमारा दूसरा चैप्टर है 11th क्लास का वो समाप्त होता है, और इसके बाद में हम तीसरा चैप्टर करेंगे। ये पूरे सारे चैप्टर करेंगे, अगर आपको पसंद आए तो फैला दो ये सारी। थैंक यू।